नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ है। सर्वे टीम में 8 सदस्य शामिल है। जिला कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है। हरि मंदिर होने का दावा किया गया है। विष्णु शंकर जैन ने दी थी याचिका। एडवोकेट कमीशन कर रहा है सर्वे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सर्वे की टीम वहां पर पहुंची हुई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी भी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों का काफिला वहां पर मौजूद है। और जिस तरीके से कोर्ट ने आज आदेश दिया उसके बाद जामा मस्जिद में सर्वे का काम यहां पर शुरू हो गया है। जिला कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है। यह गाड़ियों का काफिला वहां पर पहुंचा हुआ है। यह हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सर्वे टीम की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जिला कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है। विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दी थी। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि बीजेपी एसपी के अलावा बीएसपी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के करीब 6 महीने बाद कल पश्चिम से पूरब तक चुनाव है। कल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग है, लिहाजा आज पोलिंग पार्टी रवाना हुई है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। कुंदरकी विधानसभा के 225 मतदान केंद्रों और 436 बूथों पर मतदान होने हैं। अंबेडकर नगर सीट के कटेरी में उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। यहां 280 मतदान केंद्रों के 425 बूथों पर मतदान होना है। वहीं मैनपुरी की करहल में कल होने वाले उपचुनाव के लिए नवीन गल्ला मंडी से पोलिंग बूथ से पार्टियां रवाना हुई हैं। इधर अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर उपचुनाव के लिए धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा खैर पर 426 बूथ बनाए गए हैं, जिन्हें 44 सेक्टर और 3 जोन में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि मीरापुर विधानसभा सीट पर नवीन मंडी स्थल से जिला प्रशासन के द्वारा पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बरेली में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उम्मीद है कि कल होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होनी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे पर तंज भी कसा। सरकार भाजपा तो लड़ नहीं रही है, पूरी सरकार लड़ रही है आपके लिए। यही बता दिया कि क्या क्या हो रहा, हमारे जिलाध्यक्ष ने बता दिया। लेकिन फिर भी हम लोग इस आशा में, अगर ये इनकी सावधान ढंग से करने दिया तो हम लोग सभी सीटें जीते। अच्छा, 9 सीटों को लेके भाजपा का कहना कि करैल सीट पर फाइट, बाकी सारी सीटें भाजपा जीत रही है। अब देखिए, वो तो पिछली बार भी 400 जीत रहे थे और 234 पर चले आए, तो उनके कहने पर हम क्या। अच्छा, गठबंधन से आप चुनाव लड़ गए कांग्रेस का कोई भी लीडर 9 सीटों पर एक साथ कहीं दिखाई नहीं दिया। भाजपा देखिए, कांग्रेस क्या, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है, सारे नेता वहां लगे हैं, छोटे चुनाव में नहीं। मिर्जापुर के मझवा उपचुनाव में विपक्ष ने ईवीएम का राग अलापा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के पास अलग से ईवीएम रखी हुई हैं। चंदौली सांसद ने वोटिंग प्रभावित करने की आशंका जाहिर की है। इस संदर्भ में हम लोगों ने लिखित रूप से एक पत्रक भी जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया और साथ में इस बात की भी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि वोटिंग परसेंटेज उन जगहों पर जहां पर समाजवादी मतदाताओं की संख्या अधिक है, वो कम हो प्रतिशत में वोट पड़े, वहां पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा साजिश के तहत
गांव के लोगों को रोका जाने का प्राविधान है, उनको जो है परेशान करने का प्राविधान ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों बिंदुओं पर निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत की। उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव की वोटिंग होने वाली है। उससे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर न हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाती हैं। डालने जाना की एंट्री यहां पर हुई है। बुर्के पर सियासत गरमाई है। वोटर आईडी की जांच पुलिस न करे, बुर्का हटाकर जांच न करने की मांग। बुर्का हटाने से महिलाओं में डर, बुर्का हटाने के डर से वोटिंग में यहां पर दिक्कत। इधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगी। वोटिंग से पहले वोटरों की पहचान जरूरी है। से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग नकाब हटाकर न हो, इसलिए इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की राय भी सामने आई। अधिकार है, लेकिन कोई अगर हमारा पर्दा हटाएगा तो इससे हमें आपत्ति है। लेकिन अगर कोई स्त्री है, कोई मतलब लेडी है और उसको वो हमारा पर्दा हटाए और हमारा फेस देखना चाहे तो इससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानती कि पर्दा हटाकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि देखिए पर्दा जो है वो हमारा हक है, वोट डालना भी हमारा हक है। मैं वोट डालनी चाहिए, हमारे राइट्स हैं। लेकिन पर्दा जो है वो हमारी शनाख्त है और हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे अकायद है, तो हमारे दीन का हिस्सा है। हमें पसंद है पर्दा करना तो हम तो करेंगे। तो इसमें तो हमारे लिए कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम वोट डालेंगे लेकिन पर्दा करके ही वोट डालेंगे। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को चेकिंग में कोई परेशानी नहीं, अगर दिक्कत है तो सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को है। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बीजेपी पर निशाना साधा। आप पहले ये बताओ, आप भी नौजवान हो, ठीक है, ये इलेक्शन के टाइम पे इनको तमाम तरह के नारे जाए, ये देश का क्या हित करेंगे ये नारे? आप बताओ कि बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या नारा है, ठीक है, आप बताओ कि जो महंगाई है इस पे क्या नारा है आपका, उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। ये बात करेंगे कि कम्युनलिज्म की, समाज को बांटने की, ये बात करेंगे। इस नारे से मेरे को बता दिए किसान मजदूर को क्या मिल रहा है, नौजवान को क्या मिल रहा है। क्योंकि अभी हमारे कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसे लोगों को आगे करके लड़ाई लड़ते हैं, इनके अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं आंदोलनों में शामिल होते हैं। उन्नाव में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया कि कल होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उनका कहना है कि जनता मन बना चुकी है, जनता को विकास चाहिए, वो विकास बीजेपी सरकार दे सकती है। जनता मन बना चुकी है, जनता पहले से ही तैयार है, जनता विकास चाहती है। विपक्ष के लोग विकास दे नहीं सकते, अखिलेश विकास दे नहीं सकते। इनको तो 224 एमएलए की बहुत बड़ी थाती मिली थी, तो 224 एमएलए संभाल नहीं पाए। 2 साल में इतने अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें 80 में से 73 सीटें एनडीए जीता था।
और उसके बाद 2017 में क्या हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 325 सीटें लेकर वापस आए, जो श्रीमान अखिलेश यादव का शासन था, और उन्हीं की सत्ता में आए। जब उन्हीं की सत्ता थी, वो स्वयं चीफ मिनिस्टर थे, तो किस सरकारी मशीनरी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था, जरा बताएं। आगरा में पंचायत राज मंत्रालय की ओर से चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर बैठने को लेकर विधायक चौधरी बाबूलाल और छोटे लाल भड़क गए। मंच में विधायक पक्षालिका सिंह को बुला लिया गया था, जिसके बाद दोनों विधायक भड़क गए। विधायकों ने अपमान करने का आरोप लगाया। और ये विधायक नहीं है क्या? ये कौन सा तरीका मंत्री आप बताइए ये कौन सा तरीका? ये पैसे वाले हैं इसलिए बुलाए जा रहे हैं। इनके बड़े बड़े दान वो है, वो छोटे आदमियों के मुंह कमजोर होते हैं। नहीं ये तरीके बुलाए जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बैठ कर चलो चलिए। नहीं कोई तरीका नहीं, भूषण जी कोई तरीका है क्या? नहीं ये कोई तरीका है? अब 5 बार के विधायक है, 3 बार के 1 बार के विधायक देने ऊपर क्या बात कर रहे हैं? कोई बात हम नहीं होंगे, चल जाएगी सरकार में, बैठ जाओगे क्या? झांसी में मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड की लगातार जांच आगे बढ़ रही है। शासन स्तर से डीजी हेल्थ की अगुवाई में आई टीम ने लगातार दूसरे दिन वार्ड में सीन रिक्रिएशन कर जांच की। सीन रिक्रिएशन का मकसद यह जानना था कि आखिर इतने भीषण अग्निकांड के पीछे चूक कहां थी। बता दें कि एनआईसीयू वार्ड के अंदर शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण अग्निकांड में अब तक 12 बच्चों की मौत हुई है। कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आगजनी के मामले में बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि एनआईसीयू वार्ड की स्थापना गलत जगह पर हुई। एनआईसीयू में जुगाड़ से व्यवस्था चल रही थी। एनआईसीयू वार्ड में इमरजेंसी निकास नहीं था। वार्ड में क्षमता से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। सांसद के बयान के बाद डीआईजी रेंज और कमिश्नर की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो उसमें ये हुआ है कि यहाँ पर जब ये आग लगी उस कमरे में ऑक्सीजन ज़्यादा था और रहता भी है। जो 20 से 22% ऑक्सीजन 21% होता है नॉर्मल में, यहाँ 44% होता है। तो ऑक्सीजन की वजह से आग नहीं लगती, और ऑक्सीजन की वजह से आग तेज़ी से फैलती है। तो तेज़ी से वो आग फैली गई। और यहाँ पर जब ये बना भी होगा नीको 2005 में या 4 में, तो इसकी स्थापना ही गलत जगह पे हुई है। इसमें फायर एग्जिट डोर्स नहीं थे, फायर डोर्स जो होने चाहिए। तो उसके बारे में मैं पूछ रहा था कि अगर फायर डोर्स नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो वो सब पूछताछ कर रहे हैं। हरदोई से खबर है, जहां पर लाल पालपुर चौराहे पर 2 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है, जबकि तीसरी दुकान में चोरी की कोशिश हुई है। छात्रों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है। छात्रों ने डेंटिस्ट क्लिनिक के बाद ब्यूटी पार्लर में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि सराफा दुकान में चोरी की कोशिश हुई। हालांकि चोर कामयाब नहीं हो पाए। बलरामपुर पुलिस ने रिक्शा लूटे जाने की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नवादा गांव की है। पुलिस ने बताया कि 6 नवंबर को रिक्शा चालक एक सवारी को लेकर नवादा गांव की ओर जा रहा था। वहीं पर उसके साथ मारपीट हुई। उसका गला दबाने का प्रयास किया गया और उसे घायल कर ई रिक्शा लूटकर फरार हो गया। इसके निशानदेही पे पुलिस ने जो ई रिक्शा लूटा गया था वो, और प्लस उसके साथ 2 बैटरी जो ई रिक्शा में लगते हैं वो, और जो गमछा इसके गले में दिख रहा था वो बरामद किया है। और जो कि गमछा से घायल करने का प्रयास किया गया था, एक तरह से वो आला कत्ल की तरह प्रयोग हुआ था, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। और इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। इस घटना के अनावरण में कोतवाली देहात की टीम, सीओ सिटी और एडिशनल एसपी साउथ का कार्य सराहनीय है, और इस कार्य के लिए मैं 10,000 रुपए इनाम की घोषणा करता हूँ। इसका कोई आपराधिक इतिहास है सर? अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और इसे पैसे की जरूरत थी, और इसका ये कहना था कि ये कुछ अपना काम करना चाहता था, इसलिए ये बैटरी को बेच के अपना कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहता था, उसके लिए इसने चोरी की थी।
बागपत के इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात व्यापारी से लूट की घटना सामने आई। पीड़ित फैक्ट्री मालिक के मुताबिक गन पॉइंट पर लेकर 3 बदमाशों ने उससे 2 लाख कैश और कार लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने उसकी पिटाई की। तमंचे के बट के हमले में व्यापारी को सिर में गंभीर चोट आई है। इंडस्ट्रियल एरिया की घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बरेली जिले में भी वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें वकीलों ने न्यायाधीशों, पुलिस प्रशासन और शासन के खिलाफ नारेबाजी की। गाजियाबाद में वकीलों से हुई अभद्रता को लेकर पिछले कई दिनों से बरेली में वकील हड़ताल पर हैं और इसी के चलते आज वकीलों ने जमकर हंगामा काटा। वकीलों का साफ साफ कहना है कि जिन्हें हम लॉर्ड कहते हैं वो हम पर लाठियां चलवाते हैं। इस बात का विरोध कर रहा है कि उन्होंने कोर्ट रूम में बुला के वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। कहाँ का मामला है ये? गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का मामला है। पूरे उत्तर प्रदेश का वकील आंदोलित है, गुस्से में है, नाराज है। पालन श्रीलंका बुला के हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जागो जागो, हम हड़ताल कल खत्म कर देंगे। हमारी मांग तो मानो। क्या मांगे? क्या मांगे हैं? मांग है कि उस जिला जज को सस्पेंड किया जाए, जैसे दिल्ली के जज को टर्मिनेट कर दिया गया। गोरखपुर खेलों का एक बड़ा केंद्र धीरे धीरे बनता जा रहा है। पहले वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां शुरू हुई और अब कुश्ती का महाकुंभ लगा हुआ है। प्रदेश में पहली बार गोरखपुर में ऑल इंडिया लेवल की 14 वर्षीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें देश भर की 28 टीम हिस्सा ले रही हैं और जिसमें गोरखपुर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खेल सुविधाएं बढ़ी हैं, उससे यहां आने वाले खिलाड़ी बेहद खुश हैं। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश 13 मेडल लाकर दूसरे स्थान पर काबिज है। कुश्ती में अर्जुन अवार्ड पाने वाले सुनील कहते हैं कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश का है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खेल सुविधाओं को बढ़ावे के लिए काम किया है, उससे यहां पर नई पौध पैदा हो रही है। सर, जिस तरीके का परफॉर्मेंस आज आपने देखा है, उसको देखते हुए क्या लग रहा कि आने वाला दिन गोरखपुर का है? गोरखपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का है और उसके लिए बहुत प्रयास चल रहा है। 2010 से कुश्ती पिछड़ रही थी। 10 से पहले बहुत ज़्यादा भाईबंदी होती थी, तो उसमें खिलाड़ी जो अच्छा रहता था वो पिछड़ जाता था। 2010 के बाद से जब से मैं देख रहा हूँ, पहली बार मुझे लगा है नेशनल चैम्पियनशिप, पहली बार उत्तर प्रदेश में स्कूल नेशनल चैम्पियनशिप पहली बार मुझे लगा है कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है इतने लंबे समय में, और इतने अच्छे लेवल पर जो देखने को मिला है ये बहुत सराहनीय है। मैं पूरे मंडल के जो अधिकारी हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है ऐसे कराया गया है। तो मतलब योगी जी के आने के बाद से जो खेलों के प्रति उनकी नीति है और जिस तरीके से प्रोत्साहन देते हैं, उसका असर दिखाई पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश अब कुश्ती में भी अपना दबदबा दिखाएगा। आने वाले बहुत कम समय में मुझे लगता है ओलंपिक में मेडल उत्तर प्रदेश की धरती से मिलेगा। फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रमोशन में जुटे हुए हैं। ये फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। आज विक्रांत मैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में ये मुलाकात हुई है। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात हुई है। सीएम योगी से विक्रांत मैसी की मुलाकात हुई है। शुक्रवार को रिलीज विक्रांत की फिल्म होगी और यहां पर इस मुलाकात को विक्रांत मैसी ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। शुक्रवार को उनकी फिल्म रिलीज हुई है। लखनऊ से खबर है, जहां पर इनकम टैक्स ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर शिकंजा कसा है। आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने कार्रवाई की है। खरगापुर की एक बेनामी संपत्ति को इनकम टैक्स ने जब्त किया है। खनन घोटाले की रकम से प्लॉट खरीदने का आरोप है।
खबर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर लंबे वक्त से फरार थे, जिनकी तलाश की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एसओजी और सर्विलांस टीम ने दोनों पर शिकंजा कसा है। दो 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाश जो थे, शिवम यादव शिवम और दूसरा है सनी यादव उर्फ डब्बू। ये दोनों प्रेमनगर थाना झांसी के रहने वाले हैं। आज उनकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी इसके हकदार हैं, जो एसओजी टीम है, बाकी इनको। कब से फरार चल रहे थे सर? ये अभियोग पंजीकृत होने के 18/11/24 को आज ये पकड़े गए हैं। ये तब से लगातार, जब से पंजीकृत हुआ था, तब से लगातार फरार चल रहे थे। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर हार जीत के लिए कबूतर उड़ाने वाले दो गुटों के बीच बवाल हो गया। एक पक्ष पर फायरिंग का आरोप लगा है। फायरिंग में 4 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले थे। थाना मुगलपुरा क्षेत्र के गोकुलदास स्कूल इलाके की घटना है। आगे बढ़ते हैं, एटा से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का फांसी पर लटका शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सकीट क्षेत्र के गांव गड़िया कोची की वारदात है, जहां मृतका की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। मृतका के पति के खिलाफ दहेज का केस भी दर्ज कराया गया था। झांसी से बड़ी खबर आ रही है, नर्सिंग की छात्रा का अपहरण हो गया। घर से कॉलेज के लिए छात्रा निकली थी, रास्ते से उसका अपहरण हुआ है। किडनैपर्स ने छात्रा का वीडियो परिजनों को भेजकर 6 लाख की फिरौती मांगी है। छात्र के पिता से किडनैपर की फिरौती मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। किडनैपर्स ने कहा है कि पैसे नहीं देने पर लाश को घर पहुंचा देगा। तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर में निकाह से ठीक पहले दूल्हे की प्रेमिका ने लड़की वालों को कॉल करके शादी रुकवा दी। दूल्हे की प्रेमिका ने लड़की पक्ष को दूल्हे और खुद की प्राइवेट फोटो भेजी। दूल्हे और प्रेमिका की प्राइवेट फोटोज देखकर हड़कंप मच गया। कॉल आने के बाद लड़की वालों ने बारात को बंधक बना लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और खर्च किए गए रुपयों को वापस देने पर दोनों पक्षों में सहमति बनी। पुलिस का दावा है कि दूल्हा अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था। मामला पहासू थाना क्षेत्र का है। कानपुर में रेलवे पुलिस ने 120 दिनों में 121 मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल ट्रेनों और सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गायब हुए थे। जीआरपी ने सर्विलांस टीम की मदद से गायब मोबाइल फोन को बरामद किया है। खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोग काफी खुश हैं और रेलवे पुलिस को शुक्रिया कहा। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 35 लाख रुपए बताई गई है। के आदेश निर्देश के अनुक्रम में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग इसमें अच्छी रिकवरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल मित्र पुलिस के कॉन्सेप्ट पे चलकर रिकवर करके लोगों को सुपुर्द किया जाए। इस क्रम में हम लोगों ने 121 दिनों में 121 मोबाइल की रिकवरी की। ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन हैं और भारत के लगभग विभिन्न प्रांतों से बरामद किए गए हैं। साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश के सुदूर जनपदों से भी बरामद किए गए हैं और हम लोगों ने सभी को। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू। सर्वे टीम में 8 सदस्य शामिल हैं। जिला कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है। हरि मंदिर होने का दावा किया गया। विष्णु शंकर जैन ने याचिका दी थी। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एडवोकेट कमीशन सर्वे कर रहा है यहां पर। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एडवोकेट कमीशन इस वक्त सर्वे कर रहा है। शाही जामा मस्जिद संभल का ये पूरा मामला है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जामा मस्जिद में सर्वे का काम यहां पर शुरू हो गया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।